कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम प्रमाण चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। प्रमाण में हमने प्रमाण की डिस्कवरी, प्रमाण में नाभिक की और इलेक्ट्रॉन की सबकी डिस्कवरी पढ़ ली है। न्यूक्लियस की भी खोज रदरफोर्ड ने किया। हमने फिर रदरफोर्ड के मॉडल को भी अच्छे से पढ़ा, अल्फा कण स्कैटरिंग पढ़ा, और उसमें हमने नील बोहर के प्रमाण मॉडल को पढ़ा। फिर हमने मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट लगाए, जैसे हमने ऑर्बिट को पढ़ा, ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करता है, उसकी रेडियस क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस, यानी रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। यानी अब आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया की सबसे छोटी चीज और सबसे पावरफुल चीज। अगर एक वर्ड में कहें तो जो सबसे छोटा होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। यह बात हमारे एक दार्शनिक थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ये चीज कहा था जब न्यूक्लियस की खोज नहीं होती। उसके पहले ही उन्होंने इस बात को बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल छोटे चीज होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग छोटे पार्टिकल के अंदर जाने लगे ना, वैसे वैसे हमारे यहाँ की पावर बढ़ गई। ये तुमको लगता होगा सामान्य लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि ये फालतू क्या बात है, इतनी छोटी छोटी पढ़ना क्यों आवश्यक है। लेकिन इस पर जिस तरह से मोबाइल फोन और नेटवर्किंग वेब डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है, ये इसी का देन है। यानी हम न्यूक्लियस में एंट्री कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस होता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी साइज क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, न्यूक्लियस की रेडियाई क्या होती है, इसका डेंसिटी क्या होता है, इसकी मास क्या होती है। इन सारी चीजों को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, समझ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा जो संरचना अभी रदरफोर्ड ने बनाया था। उन्होंने ये बताया था कि एक पॉजिटिव धनावेश होता है सेंटर पर, और उसके चारों ओर बहुत सारे कमरे होते हैं, और उन कमरों में इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, रिवॉल्व करता है, यानी मोशन करता है। यह बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई। हाँ, ये बात रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन नील बोहर आए तो उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित एनर्जी लेवल में मूवमेंट करता है, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स ऑर्बिट या अस्थायी कक्षा कहते हैं, समझ गए ना। और उनमें उन्होंने बताया था कि इस कक्षा में जब मोशन करता है इलेक्ट्रॉन ना, तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी कक्षा छोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी लॉस करेगा या तो गेन करेगा, समझ गए। हाँ, विविक्त मतलब होता है डिस्क्रीट, असतत। हाँ, असतत होता है। क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट या विविक्त या असतत होता है। अब बात आती है न्यूक्लियस की साइज क्या होगी। तो न्यूक्लियस की साइज का आकलन एक फार्मूले से हम लोगों ने किया था। R0 बराबर एक फार्मूला आया था जब सॉल्व किया था हमने, तो न्यूक्लियस के साइज के लिए R0 बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो आया था 2 जेड नहीं जेड जेड ये होता है जेड ई स्क्वायर अपान क्या आया था बेटा, के 2 आया था। हाँ, 2 इंटू जेड ई अपान के आया था, और के क्या थी बेटा? ऊर्जा थी। ये हमने पढ़ लिया था। अब न्यूक्लियस की डिफिनीशन क्या होगी बताओ। अगर न्यूक्लियस के बारे में हम तुमको फिजिकली बताएं तो एज्यूम करो, अगर ये पूरे कमरे को तुम न्यूक्लियस, वो मान लो एटम, सोचो ये पूरा कमरा अगर आपका एटम बन जाए, तो उसके सेंटर पर जो निब होती है सुई की, उतना छोटा होता है न्यूक्लियस। जो सुई की निब होती है ना, इतना छोटा होता है, आप सोच सकते हो आप। और अगर आपको ये भी समझ लो जिससे तुम बने हो ना, ये 99% देखो, जिससे तुम बने हो ये बंदा 90.9999% वो देखो खोखला है। तुम अपने आप को सॉलिड कहते हो, और तुम जिस आइटम से बने हो इतना खोखला है। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, मतलब 0.001% यही है, बाकी सब खोखला है। हाँ, क्या 99.6? अरे जो ठीक है 90.9 ही लिख लो तो भी बहुत छोटा है, मतलब इतना खोखला है। अब एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से, ये न्यूक्लियस इतना खोखला क्यों है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर मैं 1 मिलियन आदमी को, 1 मिलियन लोग, उनके इम्पटी पार्ट को हटा दूं, और उनका जो सॉलिड पार्ट बचे उसको मैं बटोर के हम एक जो चीनी का कण नहीं होता क्यूब, उसमें हम फिट कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात। तुम्हारे शरीर का जितने भी ये 10 लाख लोगों के पूरे बॉडी के इम्पटी पार्ट को निकाल दिया जाए, तो जो बचता नहीं है उनके अंदर, वो जो उसका क्या बोलते हैं, शुगर के
जो क्यूब बना होता है, शुगर का जो दाना होता है, उसमें हम बैठ के फिट कर सकते हैं। मतलब इतना हम खोखले हैं, सोचो। अब आज से भूल जाओ कि जो सॉलिड है कुछ भी नहीं, सब इम्पटी है। समस्या क्या है कि जो ये इम्पटी होल है बहुत छोटा है, इसलिए कुछ जा नहीं पाता है हमारे अंदर से, समझ गए। तो ये हम उस न्यूक्लियस की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अब न्यूक्लियस जो होता है, इसकी अगर डिफिनीशन में बताऊं तो संपूर्ण द्रव्यमान, क्या बात करें बेटा, दो, मैं कहूंगा परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान व धनावेशित भाग को संपूर्ण द्रव्यमान जहां केंद्रित होता है, क्या होता है बेटा, जहां केंद्रित होता है, केंद्रित क्या होता है बेटा, केंद्रित होता है उस धनावेशित भाग को, उस धनावेशित सूक्ष्म भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नाभिक कहते हैं। अच्छा, इसके आकार के बारे में क्या पता चला था, मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूं, ठीक है। नाभिक कहते हैं, ठीक है, इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, इतना नोट कर लो बेटा। अब हम बात करेंगे, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी तो घूमता है। अब मैं बात को सब एटॉमिक पार्टिकल की थोड़ा बात कर लेता हूं। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन है पहले समझ लो। मैं कुछ वो क्या होता है उप परमाणु की बात कर लेता हूं। उप परमाणु क्या होते हैं बेटा, उप परमाणु क्या होते हैं, सब एटॉमिक। ये कौन कौन है, देखो पहले स्टेप में मैं बात कर लूंगा इलेक्ट्रॉन की। क्या बात करूंगा बेटा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। इसका मास कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। इस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम माइनस चार्ज होता है। अब बात करो इसका जो E बटा एम होता है वो नियत होता है। क्या होता है बेटा, E बटा एम क्या होता है, नियत होता है। आवेश बटा मास। दूसरा हम बात कर लेंगे प्रोटॉन की। क्या बात कर लेंगे बेटा, प्रोटॉन क्या होता है, बात करो। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, एम बराबर 1.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अच्छा, आज मैंने इतना क्यों लिखा है, इतना मैंने क्यों लिख दिया इसको आगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मैं न्यूट्रॉन के मास से कंपेयर करना चाहता हूं कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा इससे ज्यादा होता है। और सुन लो, इसके आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। अच्छा, इसको लिखते किससे हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं इसको, एच से। किससे, एच से। ये प्रोटॉन को प्रदर्शित करने का एच होता है, ठीक है। इसको एच से देखो। प्रोटॉन की बात करें, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन से बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें जो प्रोटियम होता है उसमें उसके सेंटर में केवल क्या होता है, एक, या केमिस्ट्री में जब जाओगे तो H+ कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, H+ का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है। केमिस्ट्री की भाषा में इसे H+ बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब तो ये प्रोटॉन हो गया। फिर हम बात कर लें थोड़ा सा न्यूट्रॉन की। क्या बात कर लें, अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, थॉमसन ने। देखो क्या हुआ था, मैं तुमको अभी सबसे पहले एंट्री किए गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड के थोड़ा सा आलस के कारण 3 वैज्ञानिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, ये बहुत अच्छे से कर रहे थे। रदरफोर्ड थोड़ा सा आलसी हो गए, तो इन्हें अपने शिष्यों को जोड़ दिया कि भाई चलकर। तो गोल्डस्टीन आया, मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। तो उन्हें कहा भाई इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर, एकदम धनावेशित चार्ज है, उसका नाम प्रोटॉन दिया गया। अल्फा कट प्रक्रिया में जब तो उसका एक मित्र था चैडविक, वो बोला यार तुम इसमें वैसे निकाल लिए, तो वो भी आ गया हाथ से, इसको खुरचने लगा नाभिक को, ऐसे ऐसे खुरचने लगा कि कुछ भी, अरे तो वो पकड़ा कुछ ऐसे, मतलब बोला। उसके बाद रदरफोर्ड के पास वो उसके क्या होता, अरे सुनो मेरी बात, वो गया इसमें खुरचने लगा,
इसको थोड़ा जूम किया, परेशान हुआ तो उसमें कुछ निकला, तो भागा भागा आया उसके पास गोल्ड स्टैंड, भाई देखिए क्या है, प्रोटॉन है? बोला नहीं ये तो प्रोटॉन नहीं। बोला ये प्रोटॉन नहीं है तो ये तो कोई चीज है, तो उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रख दिया। फिर थॉमसन, वो आया थॉमसन परेशान हो गए, बोले बाहर इसके अंदर नाभिक को छोड़ के बाहर देखने लगे, तो उनको भी एक चीज मिल गई। अब वो बहुत छोटी चीज थी, तो उसको लेकर गए सबसे पहले रदरफोर्ड के बाद, भाई बोल बोल ये इसमें क्या है? अरे मैं तुमको तो इंटरेस्ट बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने देखा, उसको पकड़ लेकर गए, बोले रदरफोर्ड से, बोले ये क्या है? बोले प्रोटॉन नहीं है। चैडविक के पास गए, बोले ये क्या है? बोला न्यूट्रॉन नहीं है। अरे यार ये क्या है? तो उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन पाए इलेक्ट्रॉन की खोज पर गोल्ड मेडल नहीं यार, नोबेल पुरस्कार। उनका बेटा आया जेपी थॉमसन, उसने इसको और स्टडी किया, बोला ये तो तरंग की तरह व्यवहार करता है पापा, तो बोले तुम भी नोबेल ले लो। मतलब पूरी फैमिली, मतलब इलेक्ट्रॉन में बिजनेस करने लगी पूरी। थॉमसन की फैमिली यार पति हो गई इलेक्ट्रॉन को देख, क्या कमाल का इलेक्ट्रॉन ने दिया। अब आ जाओ न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? किसने किया था? चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? देखो 1.6749 गुणे 10 के पावर -27 kg। ये देखो यहां पर ध्यान दो, प्रोटॉन के द्रव्यमान से न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? अच्छा, इस पर आवेश कितना होता है? 0। अब मैं एक बात करता हूं जो समझाने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता। सबसे पहले लोगों ने बोला प्रोटॉन तोड़ा नहीं जा सकता है, थॉमसन आए। अच्छा, एटम का मतलब ही होता है अनडिविजिबल। जो एटम वर्ड है यही गलत है, एटम को एटम कहना गलत है। लेकिन क्या करें, डाल्टन के सिद्धांत पर, डाल्टन के थोड़ा सा सम्मान के लिए हमने परमाणु को एटम कहना शुरू किया, क्योंकि उस समय एटम अनडिविजिबल था जब डाल्टन ने बताया था। तो एटम आजकल डिविजिबल है। अब एटम के बाद जब बात हुई तो उन्होंने देखा कि परमाणु में 3 और कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो उसके बाद अब ये भी सिद्ध हो चुका है कि ये भी तोड़े जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बने? लेप्टॉनों से। किससे मिलकर बने बेटा? इलेक्ट्रॉन बने लेप्टॉन से। सबसे छोटा इनवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई कहेगा तो लेप्टॉन है। क्या है बेटा? लेप्टॉन है। और देखो प्रोटॉन किससे और न्यूट्रॉन किससे बने हैं? ये क्वार्क से बने। किससे बने हैं बेटा? क्वार्क से। क्वार्क से बने ये क्वार्क का, और इसी को हम कहते हैं फर्मियान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मियानों से बने। अब प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और होता है वैद्युत चुंबकीय बल। 4 बल यूनिवर्स में पाए जाते हैं, जो इन पूरे यूनिवर्स को नहीं, वो तो जनरेट होता है। ये 4 मेन बल हैं जिनसे पूरी दुनिया, पूरे फोर्स जनरेट हुए, पूरे फोर्स सिस्टम में सही से काम करते हैं। अब बात है इन फोर्सों को जनरेट करने के पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? तो फर्मियानों के कारण, फर्मियानों के विनिमय के कारण 3 फोर्स जनरेट हुए हैं: वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, और ग्रेविटानो के कारण। ठीक है, ग्रेविटानो के कारण कौन से फोर्स जनरेट हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन अभी वो फिक्स नहीं है, उसके भी रिसर्च जारी है, उसको भी पूर्ण से पूर्व नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जैसे बोसान, अब पार्टिकल में आता है हिग्स बोसान आता है नाभिक के अंदर, पाई में सान होता है, एंटी क्वार्क होते हैं, क्वार्क होते हैं, बहुत सारे कण हैं। जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसमें कम से कम अनगिनत कण हैं। अब सोच सबसे छोटा, बात आता है कि सबसे छोटा कण क्या है? लेप्टॉन है। और आप ये भी समझ लो ये लोग इससे बहुत ज्यादा भारी हैं, प्रोटॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मासलेस मान लिया गया है। हम लोग लगता है कि लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पर है। समझ गए? तो नाभिक क्या है? नाभिक किसी परमाणु के केंद्र का वह सूक्ष्म धनावेशित भाग है जिस पर परमाणु के समस्त द्रव्यमान केंद्रित होते हैं। परमाणु के समस्त द्रव्यमान, और इस पर जो फोर्स लगता है वो प्रबल नाभिकीय बल लगता है, उसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। और ये बहुत ही शक्तिशाली बल होता है। ये भी समझ लो इसके अंदर होते कौन कौन है? मेन रूप से कौन कौन होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एक बात आता है नाभिक अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आया होगा, सर नाभिक क्यों नहीं, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं पाया जाता?
हो सकता है क्वेश्चन ना कि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में भी बाहर भी हो, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ऊर्जा की कंडीशन है कि वो इतनी ऊर्जा पर ही रह सकता है, इतना ऊर्जा चाहिए, और नाभिक की ऊर्जा कुछ डिफरेंट है, इसलिए यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। इसकी भी खोज हुई कि इलेक्ट्रॉन आगे बताएंगे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाता है, समझ गए ना। तो ये तो हुआ इनकी सबसे बड़ी पूरी थ्योरी कि क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब ये क्या है कर्नल। हाँ, एक शब्द है, मेटल में दो होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक कर्नल। जब देखो कर्नल होते हैं वो लोग बेचारे, एक शब्द बताएं जिनकी बीवी छोड़ के चली गई वो साथ, उनको कर्नल बोलते हैं। जैसे नाभिक में जो एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो कर्नल हो गया बेचारा, खूंखार आदमी कर्नल कहलाता है, तड़पा प्यासा तुम लोगों की तरह, उनको हम कहते हैं कर्नल। कि एक बंदा उनके साथ छोड़ के चला जाए, तो जब नाभिक के इलेक्ट्रॉन में पढ़ाएंगे आपको, जब परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन छोड़ के इलेक्ट्रॉन साथ छोड़ दे तो जो धनावेशित भाग होता है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कोई भी जाए, तो उसी को हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कर्नल बोलते हैं। समझ गए? इतना नोट करो। अब ये समझ, जैसे नाभिक, एक शब्द आता है न्यूक्लियन, बोलेंगे न्यूक्लियन क्या है? नाभिक के अंदर जो कण उपस्थित होते हैं उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। तो नाभिक के अंदर मेन दो कण उपस्थित होते हैं, मेन बहुत होते हैं लेकिन मेन दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है किसी नाभिक में, वो डिसाइड करता है उसके परमाणु क्रमांक को। अब बात ये आती है कि प्रोटॉन को इतना क्यों ले दो। मेंडलीव ने जब रावत सारणी बनाई थी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा था जो तत्वों का मूल लक्षण है वो जनरेट होता है परमाणु भार से, यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात उन्होंने बताया था मेंडलीव ने। मेंडलीव फेल भी हो गए। फिर आए मोजले ने एक ग्राफ खींचा। उन्होंने देखा जब आवृत्ति और परमाणु क्रमांक के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा ये बताती है कि ये बंदा इस पर डिपेंड है, ये बंदा इस पर डिपेंड है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप गलत कह रहे हो मंडली साहब, तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुण हैं परमाणु क्रमांकों, परमाणु भारों पर नहीं, उनके परमाणु क्रमांकों पर डिपेंड करते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक डिसाइड करता है गुण। तो परमाणु क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी ने। अब यहां पर एक बात मैंने बताया आपको, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये भी लिख लेते हैं, मेन तो यही है। उदासीन परमाणु समझते हो? जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला ना गया हो, उस स्थिति में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और इसे किससे लिखते हैं बेटा? इसे जड़ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? जड़ से। तो आज जान लो जड़ बराबर ये होता है। अब एक शब्द आता है पर द्रव्यमान संख्या, ये वर्ड दो, क्या होता है? एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या एक शब्द आता है, वो बात ध्यान से समझो क्या होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इधर समझो। द्रव्यमान संख्या, एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। जो संख्या और परमाणु भार में अंतर है, यह है द्रव्यमान संख्या। इसे हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? और एक शब्द आता है परमाणु भार, ये भी समझ लो। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, ये दो वर्ड है, इन दोनों को समझो। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। कहोगे सर ये कैसे हो गया? या यम से यम से लिखते हैं। अब ये यम से कैसे लिखते हैं यहां समझो। द्रव्यमान संख्या एक संख्या है नाभिक के अंदर, इधर समझो, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियनों लिखोगे तो अलग, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का लिख लो। नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इधर ध्यान दो। द्रव्यमान संख्या क्यों कहते हैं? दो, द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं ए से। ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को सम को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब एक शब्द आता है एटॉमिक मास यूनिट, नोट करके देखो, इधर मैं लिख देता हूं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये बहुत बड़ी बात है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट।
और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं O1mu। क्या कहते हैं बेटा? 1mu। यानी इसका मान होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। और इसी को हम U भी बोलते हैं। 1U बराबर होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। 27 kg। इधर ध्यान दो, एटॉमिक मास यूनिट क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? ये जैसे तुमने देखा होगा कि हम अनाजों को किलो में मापते हैं, बहुत सारी चीजों को किलो में मापते हैं ना। किस में मापते हैं बेटा? किलो में मापते हैं। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, अच्छे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इनको किस में मापते हैं हम लोग? एटॉमिक मास यूनिट में। जैसे मैंने कहा कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, तो 12U होता है। क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर होगा 12 और एटॉमिक वेट क्या होगा? 12U। तो ये तो हुआ द्रव्यमान संख्या। नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इतना नोट करो, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट करो, फिर मैं बता रहा हूं। यहां ध्यान दो बेटा, हमें देखो यहां बहुत बच्चे मिसयूज हो जाते हैं कि द्रव्यमान संख्या और प्रमाण भार क्या होता है। देखो द्रव्यमान संख्या एक संख्या है, अगर द्रव्यमान संख्या को 1mu से गुणा कर दिया जाता है तो ये प्रमाण भार हो जाता है। 1mu का मतलब क्या होता है? इतना। तो आपने देखा जितने भी तत्व होते हैं उस सभी के सभी तत्व क्या होते हैं? mu में मापे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16U होता है। क्या होता है? अगर मैं कहूँ द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन की कितनी है तो आप बताओगे वो द्रव्यमान संख्या होती है 8 होती, 16 होती है। लेकिन मैं कहूँ कि द्रव्यमान भार कितना होगा तो आप बताओगे 16U होता है या 16mu होता है। अब यहाँ पर देखो प्रतीक क्या होता है, ऐसे ये x कोई तत्व है और यहाँ पर z को प्रमाण क्रमांक कहते हैं, ये को प्रमाण द्रव्यमान कहते हैं। अब एक बात और यहाँ पर समझ लो आप लोग ध्यान से, ये होता है न्यूक्लियन। क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियन। तो नोट ये फर्स्ट हुआ। नोट सेकंड ये कहता है कि नाभिक के अंदर उपस्थित कणों को, नाभिक के अंदर उपस्थित कणों को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियन कहते हैं। उपस्थित कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन कहा जाता है, कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ये बात आपको समझ। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने भी कण होते हैं उनको इकट्ठा करके हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियन बोलते हैं। अब आता है कि नाभिक की साइज कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप यहां पर ध्यान दो, नाभिक की साइज को कैसे हम आकलित करते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे आकार, नाभिक का आकार। बात कर लो तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे नाभिक का आकार। देखो प्रयोगों से ये ज्ञात हो चुका है कि जो नाभिक का आकार है ना, प्रयोगों से ये चीज ज्ञात हो चुका है, जो नाभिक का आकार है ना वो लगभग क्या होता है बेटा? गोलीय होता है। क्या होता है? 10% केवल, 90% गोलीय होता है। नाभिक का आकार क्या होता है बेटा? नाभिक का आकार, हाँ क्रॉस नहीं, ये यक्स है बेटा, ये तत्व है। जैसे मैं एक बात करूं, मैं इस पर एग्जाम्पल ले लूं, सोडियम। क्या लिख लो बेटा? सोडियम। सोडियम 11 और यहाँ पर लिख देंगे 23। हालांकि 23 होता नहीं है, लगभग 23 ही होता है। ठीक है। जैसे मैं लिख दूं कार्बन 6 और 12, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, एटॉमिक वेट क्या है बेटा? 12 है। समझ गए ना। अब आता है नाभिक का आकार क्या होता है? लगभग गोलीय होता है। क्या होता है बेटा? लगभग गोलीय होता है नाभिक का आकार। यहाँ लगभग लिख लो अगर लिखना है तो। अरे यार अभी आपने वो अल्फा कण प्रकीर्णन नहीं देखा प्रयोग, अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा ना, अल्फा स्कैटरिंग। नाभिक की खोज हुई, वहां पर देखा ना कि इतनी दूरी पर आकर रुक जाता, चाहे जिधर से छोड़ो तो ऐसे ऐसे रुकता है, तो क्या बनेगा? लगभग गोलीय बनता है। ठीक। अब नाभिक का आकार गोलीय होता है। और एक बात और है, मैं अगर बात करूं, तुम एक शब्द देखो, अभी मैं एक बोरा ले लूं, बहुत बड़ा सा बोरा, वो ऐसे बैठा हुआ है, उसमें मैं तुम लोगों को भरते जाऊं, मैं भरते जाऊं तो बोरे का आकार बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? यानी तुम अरे बोरा पहले ऐसे बैठा हुआ है शांति से, उसमें तुम लोगों को भरता जा रहा हूं। गुब्बारा देखो पैकेट में इतना छोटा होता है, फुला के सारे गुब्बारों को पैकेट में भरो,
इतने बड़े पैकेट में इतना ज्यादा गुब्बारा आ जाता है, इतना ज्यादा, और उसको फुलाओ तो पूरा कमरा भर जाता है। तो यानी ये क्यों, नाभिक का आकार किस पर डिपेंड करना है, मेनली न्यूक्लियनों की संख्या पर। किस पर बेटा, जितना ज्यादा न्यूक्लियन होंगे उतना ही नाभिक का वॉल्यूम होगा। तो यहां पर देखो, नाभिक का हम जानते हैं, यहां पर लिख रहे हैं, हम जानते हैं नाभिक का आकार, नाभिक का वॉल्यूम का आयतन, बात कर लो, जो नाभिक का आयतन है बेटा वो डिपेंड करता है न्यूक्लियनों की संख्या यानी ए पर। किस पर बेटा, द्रव्यमान संख्या ए पर डिपेंड करता है। अच्छा, नाभिक गोलीय, तो इसका आयतन क्या होता है बेटा, बताओ, गोले का आयतन कितना होता है, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये निर्भर किस पर करेगा, ए पर। जरा मैं ऐसे बनाता हूं, ये हमारा आइटम है और ये हमारा नाभिक है, और इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया आर है, ये हमारा नाभिक। अब देखो, यानी न्यूक्लियनों की संख्या जितनी बढ़ेगी आर की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। तो यहां अब ये दो, इसको 4 पाई कांस्टेंट इसको उधर भेज दो, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये भी प्रपोर्शन ये होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 पाई क्या गया, अरे यार 4 पाई नियतांक है, इसको भाग करोगे तो वही आ जाएगा। अब इसको देखो, आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, आर प्रपोर्शन हो जाएगा a⁻1/3। जब प्रपोर्शन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं आर नॉट, और ये होता है a⁻1/3। क्या होता है बेटा, आर नॉट, और ये होता है a⁻1/3 होता है, ठीक है। यानी दो, ये जो हमारा नाभिक का आयतन है ना, ये आयतन कैसे हो, दो घनत्व नियत होता है नाभिक का। मैं भी आपको वो भी प्रूव करूंगा घनत्व क्यों नियत होता है। किसी भी नाभिक में रहते कौन, न्यूक्लियन रहते हैं। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियन रहेंगे, अब सोने का नाभिक है उसमें कितने न्यूक्लियन होंगे, 79 प्रोटॉन होंगे ना, न्यूक्लियन 79 प्रोटॉन होंगे। और हाइड्रोजन की नाभिक ले लो, उसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूक्लियन है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियनों की संख्या होगी उसका आयतन उतना ही एक्सपेंड करेगा। यानी आयतन डिपेंड करता है न्यूक्लियनों की संख्या, यानी क्या होता है, मास नंबर पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान संख्या पर, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, और ये क्या है बेटा, r0 एक नियतांक है, ठीक है। इतना नोट कर लो, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, चलो नोट कर लो।